हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओली वेटनी विजडम। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाली थी जो फार्म विज़िट किया था हमने, हरलिव डेयरी फार्म, और वो काफ़ी बूस्ट हुई। बहुत लोगों ने उसे देखा। एक दिन में मेरी वीडियोस में आमतौर से इतने व्यूज़ नहीं आते हैं जितने इसमें आए। वाकई में ये एक फार्मर की स्ट्रगल और उनके जो डिटर्मिनेशन है, एक दृढ़ निश्चय था, उसकी कहानी है। अतिंदर जी, जिन्हें आपने देखा, ये फार्मर हैं, लेकिन इनकी जो एक कहना चाहिए इंस्पिरेशन है या एक मेन फोर्स है, वो इनकी वाइफ हैं। उन्होंने ही ये फार्म शुरू किया था और उन्होंने ही इसे धीरे धीरे करके बढ़ाया। वो ठीक से चला या नहीं चला पहले सालों में, वो एक अलग बात है। हर फार्मर के साथ दिक्कत आती है, परेशानी आती है, मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, हार नहीं मानी। मैं इस फार्म की सफलता का क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता। मतलब सिर्फ मैं ही नहीं लेना चाहता कि मेरी वजह से ही ये इम्प्रूव हुआ। इसके इम्प्रूव होने में जितना फीड फार्मूलेशन का और मैनेजमेंट का, बाकी चीज़ों का हाथ था, और जाहिर सी बात है जो गाय हैं उनका जेनेटिक पोटेंशियल बहुत अच्छा है। उससे ज़्यादा यहाँ पे जो एक चीज़ ने काम किया वो था आपसी तालमेल और आपसी सहयोग और एक फेथ, यकीन था। क्योंकि आपने वीडियो में भी सुना और मैं तो जानता ही हूँ कि इनके यहाँ मतलब गाय मर रही थी, दूध तो बहुत दूर की बात है, मिट्टी खाती थी। एक अजीब सी इनके यहाँ प्रॉब्लम थी। देखिए, जो भी एनिमल्स परफॉर्म करते हैं, जो कमर्शियल एनिमल्स होते हैं हमारे, चाहे वो डेयरी के हों, पोल्ट्री में हों, ब्रॉयलर्स हों, लेयर हो, वो उनका जेनेटिक जो मेकअप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। जेनेटिक इम्प्रूवमेंट वाली मेरी एक वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं। उसमें मैंने इस चीज़ को बताया है कि किस तरीके से जेनेटिक्स काम करती है। तो जब जेनेटिक पोटेंशियल एनिमल का प्रोडक्शन के लिए होता है तो उसे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। उन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को अगर पूरा ना किया जाए, या उन्हें पूरा तो नहीं कर ही नहीं रहे हैं और ऊपर से गलत चीज़, एंटी न्यूट्रिएंट एनिमल को अगर दिए जाएं, तो वो फिर पलट के जो बैकफायर करता है, तो आपके पूरे सिस्टम को, पूरे फार्मिंग को, पूरे बिज़नेस को धराशायी कर देता है। आज से 10 या 12 साल पहले की अगर हम बात करें, हम देखें, तो 10 या 12 साल पहले जो जेनेटिक मेकअप था वो मान लीजिए 35 लीटर 40 लीटर का था कि भाई 40 लीटर अगर गाय दूध दे देती है इंडियन कंडीशंस में तो वो बहुत अच्छा है। 12 साल पहले की मैं 2010 की 2012 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियर और इंजीनियरिंग, ये सब आने के बाद मोलिकुलर मार्कर्स से जब सिलेक्शन और ब्रीडिंग होने लगी तो बहुत तेज़ी से और बदलाव हुए। लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि उस टाइम जो प्रोडक्शन लेवल था 40 लीटर, हम ये मान के चलते हैं, तो फिर ब्रीडिंग होती रही और लोगों ने ब्रीड पे भरपूर काम किया। अब जो विज़िट पे मैं गया था, जितने भी फार्मर वहाँ पर थे, 12-13 फार्मर्स थे, तो सब के यहाँ ब्रीड की कोई कमी नहीं है। मतलब इतना जेनेटिक इम्प्रूवमेंट हुआ। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि जब 12 साल पहले, आज से 13 साल पहले मान लीजिए, मैं एक ये जस्ट वो लगा के चल रहा हूँ, एक कहीं तो हमें लिमिट लगानी पड़ेगी ना, बस एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि हमारी एनिमल का मान लीजिए जो पीक लैक्टेशन थी वो 35 लीटर थी, ठीक है। तो 35 लीटर का मतलब ये है कि उसने 7000 लीटर अपनी लैक्टेशन में, 300 दिन की लैक्टेशन में उसकी कैपेसिटी थी कि वो 7000 लीटर तक
दे सके। तो अगले साल जो उसकी हीफर पैदा होनी थी या हुई होगी, और जिस सीमेन से उसे कराया होगा, क्योंकि हर सीमेन पे इतनी कैपेसिटी होती है कि वो लगभग 500 लीटर तक दूध अगली जनरेशन में बढ़ा देता है पर लैक्टेशन, है ना। तो अगर हम 500 लीटर का लगाएं साल दर साल इम्प्रूवमेंट, तो अगर उस टाइम 7000 लीटर था एनिमल की कैपेसिटी, तो इन 12 सालों में उसे लगभग 7 और 6 13,000 किलो उस कैपेसिटी को हो जाना था। तो 13,000 किलो का मतलब ये है कि कम से कम हमारा एनिमल जो है वो 55 लीटर की पीक तो पकड़े ही, है ना। तो क्या आज के टाइम में 55 लीटर दूध एनिमल से लेना कोई आम बात है? नहीं है ना, कहीं पे भी नहीं दिखते हैं। बहुत कम दिखते हैं, बहुत ही एक अलग तरीके का मैनेजमेंट करके। दूसरा पहलू ये है कि पहले 35 या 40 लीटर जो दूध लिया जाता था, जो अहम है, जिसके लिए मैंने ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस बहुत आ रहे हैं कि सर हमें भी फॉर्मुलेशन चाहिए। तो मैं इस बात को आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मैंने कोई अपनी मार्केटिंग के लिए या जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करता हूँ उनकी मार्केटिंग के लिए ये नहीं किया। आप मेरा चैनल देख सकते हैं, मैं कभी किसी को ज़ोर नहीं देता हूँ कि ये चीज़ करें, क्योंकि जो बदलाव होता है वो कठिन होता है, उसमें ख़र्चा होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। और मैं ये भी नहीं सोचने देना चाहता हूँ सामने वाले को कि मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ। हालांकि जब रिकमेंड करूँगा मैं, आपको लेनी पड़ेगी, ख़रीदनी पड़ेगी। मैं बात जो बताना चाह रहा हूँ वो तालमेल की बात है, वो फेथ की बात है, वो यकीन की बात है, और उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है जब हम कोई चीज़ नहीं शुरू करते हैं। ये फार्म भी लगभग 1.25 साल 1 साल जब लगातार यहाँ पे कंसिस्टेंट रिज़ल्ट आए और फार्म की एक वो छवि बदली, एक इनका पूरा रूप बदल गया, पैसा कमाया इन्होंने और अच्छा खासा पैसा कमाया, इतना कमाया कि एक पूरा फार्म बना लिया ज़मीन के साथ। ज़मीन ख़रीद के इन्होंने एक पूरा फार्म बना लिया और वो भी अब बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसे और भी फार्मर्स हैं मेरे साथ, उनकी भी कोशिश करूँगा कि विज़िट करूँ वहाँ पर और आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊँ। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि 13 साल 12 साल पहले अगर गाय 35-40 लीटर दूध दे रही थी, तो उस वक्त रॉ मटेरियल जो फीड इंग्रेडिएंट्स में पड़ते हैं उनकी कीमतें बहुत कम थीं। आज के टाइम जैसा नहीं हाल था। जब कीमतें कम थीं तो अच्छा रॉ मटेरियल से भी फीड बनता था, चाहे वो बाहर का हो, फीड मिलर्स, फीड कंपनियां बना के बेच रही हों, या फिर वो खुद जो लोग फीड बनाते हैं उनका फीड हो। अब जैसे जैसे दौर बदला, 2015-2017 में आपने देखा कि मक्का जो थी, जो 8-9 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये बिकती थी, वो बढ़ के 17 रुपये हुई। और होनी भी चाहिए भाई, वो जो फार्मर मक्का उगा रहा है उसके लिए में भी तो कुछ जाना चाहिए। जैसे महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से। लेकिन इन 10-12 सालों में मक्का के प्राइस दुगने से भी ज़्यादा हुए हैं। मक्का एक मेन एनर्जी सोर्स है एनिमल्स के लिए। फिर प्रोटीन्स की बात आती है। लोगों को प्रोटीन के बारे में नहीं पता है, जो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, कि ऑयल केक और डी ऑयल केक में क्या फ़र्क होता है, प्रोटीन की क्वालिटी में क्या फ़र्क होता है, जब खल दी जाती है वो अंदर कैसे डाइजेस्ट होती है, बाईपास प्रोटीन क्या है, बाईपास फैट कब देना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए, बफर्स क्या होते हैं, र्यूमेन एनवायरनमेंट क्या होता है, र्यूमेन के अंदर बैक्टीरिया की कितनी क्लासेस होती हैं, प्रोटोजोआ कैसे काम करते हैं। एक बहुत ही बड़ी एक साइंस र्यूमेन साइंस है और लोग नहीं जानते हैं। डेयरी फार्मिंग शुरू कर देते हैं लेकिन कोई इसके बारे में उनके पास नॉलेज नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं अब आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जब चीज़ें महंगी हो गई हैं तो ख़राब क्वालिटी के इंग्रेडिएंट फीड में आना एक नेचुरल सी बात है। और उधर जेनेटिक पोटेंशियल एनिमल का बढ़ गया, उधर न्यूट्रिएंट ख़राब हो गए, तो दोनों सिरों पर जो है वो परफॉर्मेंस खिंच जाती है। और एनिमल वही 20, 22, 28 जो एनिमल दे सकता है 50 लीटर, वो 20, 22, 25, 30 पे जाके अटक जाता है। बहुत हुआ वो 35 पे चला गया, लेकिन वहाँ पर रह नहीं पाता। अगर वो प्रोडक्शन कर रहा होगा
तो उसकी हेल्थ ठीक नहीं होगी, वो गाभिन नहीं होगा, बॉडी स्कोरिंग ठीक नहीं होगी। और अगर वो बॉडी स्कोरिंग ठीक होगी, गाभिन हो रहा होगा, तो वो प्रोडक्शन नहीं करेगा, उसमें वो एक तनातनी चलती रहती है। अब मेरा जो रोल आता है आपके साथ, उस पे मैं बात करता हूँ। आप बहुत से लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं कि सर फॉर्मुलेशन चाहिए, हमें भी आपकी तरह काम करना है। देखिए, जब मेरे साथ अली वेटरनरी विजडम के साथ आप जुड़ेंगे तो ये सोच के जुड़िए कि बिल्कुल मतलब हर चीज़ मतलब सर के हिसाब से करनी है, सही है। और थोड़ा टाइम चेंज आने में लगता है, अब गर्मियों का सीज़न आने वाला है ना। लेकिन इतना मैं मतलब भरोसा रखता हूँ कि अगर आप जो बात बताई जाएगी वो, और ये चेंज एक दिन में नहीं आ सकता है। मैं आपसे कहूँगा ये चीज़ें मंगाइए, ये करिए, आपको वो जमा करने में टाइम लगेगा। हो सकता है आप उधार में काम कर रहे हो कहीं से, तो आपको वो पैसा जमा करने में टाइम लगेगा। तो मैं बदलाव कोई मैं चमत्कार नहीं कर सकता, चमत्कार नहीं करूँगा। मैं आपको साइंस बैक्ड डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता हूँ। जो नए लोग हैं बिल्कुल, जो इस बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, उनके साथ काम करना और भी कठिन होता है, ठीक है। तो एक लिस्ट है इंग्रेडिएंट्स की, उस लिस्ट को आप देखिए कि आपके पास क्या क्या उसमें अवेलेबल है। हम जब तक अपने पशु को अच्छा फीड नहीं देंगे, उसके अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं मेंटेन करके रखेंगे, तो वो काम नहीं करेगा। इस बात को भी आप समझें कि जो पशु का रुमेन है वो एक फर्मेंटेशन चैम्बर है। वो सिर्फ उसका पेट नहीं है, उसका भाग नहीं है, वो उसके अंदर बैक्टीरिया भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितना पशु खुद इम्पॉर्टेंट है। तो हम तो फीड खिलाते हैं दूध के लिए, उसकी सेहत के लिए। अगर वो फीड बैक्टीरियल पॉपुलेशन, जो अंदर बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर रहे हैं चीज़, उनके लिए सही नहीं है, तो वो एनिमल को भी उससे इस्तेमाल नहीं करने देंगे, उसकी तबीयत को बिगाड़ देंगे। मसलन आप ग्रेन्स इस्तेमाल करते हैं, मैं जैसे ग्रेन्स सजेस्ट करता हूँ, तो 50% तक ग्रेन के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कई मतलब कंडीशंस में। तो लोग उससे डर जाते हैं कि सर इतने ग्रेन्स में तो ये एनिमल मतलब इसके अंदर बहुत एसिड बनेगा। तो वो जो एसिड ही हमें बनाना है। तो एसिड को जब हम बनाएंगे तभी तो उससे आगे ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी, ग्लूकोज बनेगा और दूध जनरेट होगा। लेकिन उसे बना के वहाँ पर उस एनवायरनमेंट में सस्टेन करवाना, वही एक साइंस है, वही एक मतलब काम की बात है, जिसकी वजह से आप मेरे साथ, हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत से मिथ्स हैं, है ना, भ्रांतियाँ हैं, वो भी आपके आड़े आएंगी। सर ये नहीं देना चाहिए, ये नहीं देते थे, इसे देना चाहिए, और हम ऐसे करते थे, तेल पिलाते थे, तेल नहीं पिलाते हैं, हम तो हमेशा से तेल पिला रहे हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। इन सब बातों से हमें निकलना पड़ेगा। तो सबसे अहम चीज़, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ये फीड इंग्रेडिएंट्स की इंक्लूडिंग दीज प्रोडक्ट्स, ये जो प्रोडक्ट्स इसमें हैं, उनको आपको अरेंज करना होगा। फीड इंग्रेडिएंट में मेनली सोया DOC है, मक्की है, गेहूँ वगैरह है, ये जो भी आपके यहाँ मिलता है, मस्टर्ड DOC है, सरसों की खल है, बिनौले की खल है, शीरा है, नमक है, ये सब चीज़ें ही रहेंगी जो हर कोई मतलब अरेंज कर सकता है। और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है, जो PDF है, उस पूरे PDF को पढ़िए, इन सामान को अरेंज करिए। मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है जहाँ से आप मतलब प्रोडक्ट्स को अरेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो इंग्रेडिएंट हैं वो आपको खुद अपने आसपास अरेंज करने पड़ेंगे। अगर आप बड़े फार्मर हैं, 25 एनिमल हैं, 50 एनिमल हैं, तो आप अपनी फीड मिल भी लगा सकते हैं, और लगा लेनी चाहिए आपको, जिसमें मैश बना सकते हैं। अगर आपके पास साइलेज नहीं है तो उससे भी आप 35 लीटर तक तो लेके जा सकते हैं बिना साइलेज के किसी भी पशु को, इस फीड के ज़रिए जो फार्मूलेशन आपको दिया जाएगा। फिर मैं कह रहा हूँ कि फार्मूलेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना मेरा और आपका कनेक्शन इम्पोर्टेंट है ना। और
मैं भी बहुत लोगों को एक साथ एंटरटेन नहीं कर सकता, इतना नहीं कर सकता, तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि बहुत लोग मुझे आएँ और मैं उन्हें एक ही फार्मूला पकड़ा दूँ और कहूँ कि हाँ इस्तेमाल करो, है ना। तो मुझे भी सरदर्दी नहीं लेनी है। और अगर आप जुड़ गए मेरे साथ तो मैं आपका भी नुकसान नहीं होने दूँगा किसी भी चीज़ में। लेकिन जुड़ना पूरे मन के साथ है, पूरी श्रद्धा के साथ है, पूरे यकीन के साथ है, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं और हमने अभी तक क्या किया है। ये जो फार्म की वीडियो आपने देखी है, ऐसे बहुत से लोग हैं, सही है ना। तो मैं ज़्यादा प्रचार करता हूँ ना मार्केटिंग करना चाहता हूँ। ये तो वीडियो बस एक इन्होंने बुलाया, मैं चला गया वहाँ पे, और भी फार्मर क्योंकि बुला रहे थे और ये वीडियो बन गई और इतनी आप लोगों ने इसे पसंद की। पसंद करने की बात भी है, क्योंकि देखिए एक मेरे दिमाग में एक और चीज़ भी चलती है एज ए मतलब डॉक्टर, और जो भी पढ़ाई मैंने की है उस हिसाब से, कि एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, क्योंकि भाई ये एक एनवायरनमेंट बर्डन भी है। अगर हम ज़्यादा गाय रख रहे हैं और प्रोडक्शन कम हो रहा है तो एक तरीके से उसके अंदर से गैसेस निकल रही हैं, एनवायरनमेंट में जा रही हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह आपको सबको पता ही है। और उन एनिमल्स को जब हम रखते हैं गौशालाओं में तो उनके ऊपर ऐसा लगता है कि जैसे हम एहसान कर रहे हैं, जबकि हम ही ने, इंसानों ने ही तो उनका दूध पिया है, या फार्मर ने ही तो दूध निकाल के बेचा है। तो अब उसकी क्या गलती है मतलब जानवर की कि वो दूध से भाग गया, प्रोडक्टिविटी में नहीं है। उसने तो जब तक दे सकता था दिया ना, आपने ही तो उसे ख़राब किया। आपने ठीक से उसकी फीडिंग नहीं की, आपने ठीक से उसे देखा नहीं, देखभाल नहीं की, तो वो दोबारा गाभिन नहीं हो पाया, फर्टिलिटी उसकी नहीं हो पाई। तो फर्टिलिटी नहीं हुई तो उसे वो कर दिया गया, मतलब छोड़ दिया गया सड़क पे। अब कोई उसे पकड़ के अगर कहीं रख रहा है, गौशाला वगैरह में रख रहा है और उसे खिला रहा है ना, तो वो उससे कुछ हासिल थोड़ी कर पा रहा है। तो उसने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी जब तक वो दूध दे रहा था, उसके बाद उसे अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया गया। तो ये भी अच्छी मतलब बात नहीं है। इस वजह से जो एनिमल हमारे पास हैं हमें उनकी कद्र करनी चाहिए और उनके लिए ज़हमतें थोड़ी सी उठाएंगे आप। शुरुआती 1 महीने 2 महीने लगता है टाइम, लेकिन उसके बाद फिर से मतलब आप रूटीन में आ जाते हैं और आपका फार्म अच्छा चलने लगता है, क्योंकि जब पैसा कमाएंगे तो सब कुछ फिर आसान होने लगता है। क्योंकि एक डेयरी फार्मर की ज़िंदगी बहुत कठिन होती है। सुबह 3 बजे 4 बजे उठना होता है, जानवरों को सधाना होता है, फिर दूध निकालना है, दूध भेजना है, लेबर को अटेंड करना है, फीड इंग्रेडिएंट्स को अरेंज करके लाना है ना। या फीड जो बना रहे हैं, हरा चारा अगर दे रहे हैं तो हरा चारा काट के लाना, साइलेज, भूसा, हर चीज़ अरेंज करनी पड़ती है। तो वो भी आसान ज़िंदगी नहीं है। तो उस ज़िंदगी में अगर थोड़ी सी ज़हमत कंसंट्रेट फीड बनाने के लिए आप निकाल लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि इसमें 2 बातें अहम हैं। पहली बात ये है कि मतलब फ़ाइबर जो भूसे से या साइलेज से मिलता है, और दूसरा कंसंट्रेट जो एनिमल से दूध को निकालता है या दूध बनाने में हेल्प करता है। कंसंट्रेट की एनिमल को ज़िंदा रहने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एनिमल की सेहत फ़ाइबर से बनती है और आपको दूध कंसंट्रेट से मिलेगा। तो कंसंट्रेट आप अपनी मतलब ज़रूरत के लिए एनिमल को खिला रहे हैं, आपकी अपनी एक उसमें मतलब है, और फ़ाइबर एनिमल को चाहिए। अगर आपने कंसंट्रेट ख़राब क्वालिटी का बुरा दे दिया तो वो फ़ाइबर भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, उसकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तो कुल मिला के बात यह है कि एनिमल के फीड इनटेक पे हम काम करते हैं, और ये इंग्रेडिएंट्स और ये सब चीज़ें जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, इसे PDF को डाउनलोड कर लीजिए आप, और इसे देख के आप फिर कांटेक्ट करिए, नीचे नंबर दिया गया है वहाँ पर, और अपना रॉ मटेरियल अरेंज कराइए। उसे आने में टाइम लगता है, ठीक है। आप ऑर्डर करेंगे, फिर वो बाय कोरियर बाय ट्रांसपोर्ट आप तक पहुँचेगा, फिर आप उसे इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। एकदम रिज़ल्ट नहीं आएंगे, मैं बता दूँ आपको। हो सकता है शुरुआत में एनिमल दाना चारा ना खाए, है ना। धीरे धीरे मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको वो फीडिंग करनी है, बढ़ानी है। सबसे पहले इम्प्रूवमेंट जो आप देखेंगे वो एनिमल के बॉडी स्कोर में देखेंगे। अगर वो बॉडी स्कोर लूज़ है तो पहला तो आपको उसके फीड इनटेक, एक्टिविटी,
शाइन, गोबर इन सब में दिख ही जाएगा 2-3 दिन में। फिर उसके बाद BCS इम्प्रूव होगा। जब BCS इम्प्रूव होगा उसके बाद फिर मिल्क प्रोडक्शन इम्प्रूव होगा। जब मिल्क प्रोडक्शन इम्प्रूव होगा फैट SNF नीचे जाएगा, फैट और SNF, फिर वो आके फिर वो ऊपर बढ़ेगा। और अगर एनिमल को बियाए हुए 3 महीने 4 महीने हुए हैं तो उसमें लगभग 15% तक का इम्प्रूवमेंट आ जाएगा दूध के प्रोडक्शन में। मतलब जितना आप खर्चा करेंगे वो आपको पलट के उससे ज़्यादा दे देगा एनिमल। लेकिन आपके फार्म में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, बीमारियां कम हो जाएंगी और खर्चे, डॉक्टर वगैरह के खर्चे कम हो जाएंगे, तो आप एक स्टेबिलिटी में आएंगे। मेन जो काम होता है हमारा वो ट्रांजिशन से होता है। ट्रांजिशन पीरियड में आपको 1 महीना 1.5 महीने पहले हमें गाय देनी होती है, और जैसा हम उसके बारे में बताएंगे आपको उस हिसाब से आप शुरू करेंगे। तो गाय जब आप हमें देंगे तो देने का मतलब ये है कि हमारे हिसाब से चलेंगे तो उसमें हम ट्रांजिशन फीड 21 या 25 दिन से आपको बताएंगे, आप वो देना शुरू करेंगे। एनिमल के अडर बहुत ज़बरदस्त डेवलप होंगे, आपको खुद ही लगेगा, और एक्टिविटी एनिमल की अच्छी रहेगी। और जब वो फिर पहले दिन से लैक्टेशन में आएगा तो वो फिर आपके होश उड़ा देगा। अगर उसने पिछली बार 35 लीटर दूध दिया है तो 45 से 48 लीटर के बीच में, हालांकि यहाँ पे इस वाले फार्म में तो वो 55-60 पे गए वाले एनिमल जो 30-32 लीटर दूध दे रहे थे, लेकिन फिर भी 35 लीटर अगर पीक प्रोडक्शन गई है तो 35 से 48 जाएगी, और वो कम से कम 1.5 महीना उसे मेंटेन करेगा एनिमल विदाउट मतलब अफेक्टिंग इट्स हेल्थ, उसकी हेल्थ को बिना वो किए। तो जो आपने ये व्हाट्सएप ये मैसेज मुझे किया, ये उसी के जवाब में ये वीडियो है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये आइटम अरेंज करने हैं। जब ये आइटम अरेंज कर लेंगे आप, तब मैं आपकी मदद कोई कर पाऊँगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होंगे, मैं हवा में से तो दूध निकालने का तरीका बता नहीं सकता हूँ। हर चीज़ देखी जाएगी, लेकिन जितनी भी आपके यहाँ पीक प्रोडक्शन गई है, आप ये अंदाज़ा लगाइए कि लगभग 40% का इम्प्रूवमेंट आपके यहाँ आफ्टर ट्रांजिशन। अभी नहीं कि आपने हमारे यहाँ मतलब ये फीड खिलाना शुरू कर दिया बीच में से और वो इतना बढ़ जाएगा। अभी तो बढ़ेगा, 12-15% का इम्प्रूवमेंट तो आ ही जाता है अगर सब चीज़ें ठीक हों। लेकिन एनिमल की हेल्थ और ये सब भी चीज़ें भी इम्प्रूव होती हैं, BCS इम्प्रूव होता है। लेकिन ट्रांजिशन के बाद अगर पिछली बार एनिमल ने मान लीजिए 25 लीटर दूध दिया आपका पीक प्रोडक्शन, तो उसे भी हम 38-40 तक लेके जा सकते हैं। आप ही लेके जाएंगे और फिर आप ही मुझे कहेंगे कि नहीं सर ये आपने बिल्कुल ठीक कहा था। तो 2-3 बातें, एक तो हमारे साथ तालमेल, ठीक है, हमें आप बताएंगे, व्हाट्सएप के ज़रिए से जुड़े रहेंगे। दूसरा, उन प्रोडक्ट्स को आप मंगाएं, उन इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करें। जब ये दोनों चीज़ें आप करेंगे तो आपके यहाँ इम्प्रूवमेंट आएगा। तो नंबर भी दिया है, वहाँ पे कांटेक्ट करके आप सारे रेट वगैरह पता कर लें, और जो आपके लोकल मिलते हैं चीज़ें उन्हें भी आप देख लें, ठीक है। और इसके अलावा भी कोई ज़रूरत होगी तो हम बात कर लेंगे। इंग्रेडिएंट्स जो लिखे हुए हैं वो जितने भी अवेलेबल हैं वो मतलब आपके आसपास या जो अवेलेबल आप कर सकते हैं, करा सकते हैं, तो वो आप बता दें हमें व्हाट्सएप पे कि सर ये अवेलेबल है, ये नहीं है, इससे कैसे हो सकता है। तो वो हम आपके एनिमल की प्रोडक्टिविटी देख के अंदाज़ा लगाएंगे कि आप किस इंग्रेडिएंट के बिना चल सकते हैं। और सिर्फ इंग्रेडिएंट से ही बात नहीं बनेगी, जो प्रोडक्ट उसमें और सप्लीमेंट लिखे हैं वो लेने पड़ेंगे। अगर वो नहीं लेंगे तो ये इंग्रेडिएंट हैवी नहीं, क्योंकि न्यूट्रिएंट डेंस डाइट है, तो वो हो सकता है एनिमल को बेकार भी कर दें बिना अगर उन इंग्रेडिएंट्स के आप उसे खिलाएंगे, तो एसिडोसिस वगैरह बढ़ सकता है। तो पूरा फार्मूला जैसा मैं बताऊंगा वैसे यूज़ करिएगा, अपने से अकल लगा के अगर आप काम करेंगे तो आप नुकसान भी अच्छा खासा नुकसान, बड़ा नुकसान उठा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत मतलब न्यूट्रिशन का, एनिमल की हेल्थ का एक बहुत बड़ा मतलब सर्किल है और बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है, वरना मुझे कोई परेशानी नहीं दी, मैं सीधा आपको फॉर्मुलेशन देता, अपने जो प्रोडक्ट हैं वो ख़रीदवा देता और बेच देते हैं हम। लेकिन ऐसा